नमस्कार। आज हम राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारणों में दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं। इससे पहले किए गए एक व्याख्यान में राजस्थान में राजनीतिक जागृति के बदौलत 20वीं शताब्दी में हुए प्रजामंडल आंदोलनों की पृष्ठभूमि के रूप में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले कारणों के रूप में हमने 4 मुख्य बिंदुओं का अध्ययन किया था। ये थे 1857 का गदर, किसान आंदोलन, आतंकवादी राष्ट्रवादियों की भूमिका, स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज की राजस्थान में भूमिका। ये वो महत्वपूर्ण कारण थे जो 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के सर्वप्रमुख और सर्वाधिक प्रभावशाली कारण सिद्ध हुए, क्योंकि 20वीं शताब्दी में हुए राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए किसान तथा जनजातीय आंदोलन पृष्ठभूमि के रूप में कार्य कर रहे थे। राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो जाने के पश्चात विभिन्न रूपों और दौरों से गुजरते हुए 1947 में भारत की आजादी और तदुपरांत राजपूताना के भारतीय संघ में राजस्थान के विलय के रूप में परिणत हुई। आज के व्याख्यान में हम मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में हुए प्रजामंडल आंदोलनों के कारणों के रूप में विगत में डिस्कस किए गए 4 कारणों के अलावा अन्य कारणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि राजनीतिक जागृति के कारण किसी भी देश काल की परिस्थिति में हो सकते हैं, जो नवीनताएं राजनीतिक जागृति के कारण बनती हैं, उसी प्रकार की कुछ नवीनताएं राजस्थान के इतिहास में भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बन रही थी, जिन्होंने 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई राजनीतिक चेतना को और बढ़ाया, इस हद तक बढ़ाया कि वह मुख्य रूप से प्रजामंडल आंदोलनों के रूप में प्रस्फुटित हुई, जिनका उद्देश्य शासकीय सत्ता का वैधानिक रूपांतरण था। ये आंदोलन राजस्थान में शासकों के संरक्षण में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, अंग्रेजी राज से संबंध विच्छेद चाहते थे और अंततः भारत की आजादी, जिसमें राजस्थान की आजादी तथा राजस्थान की राजशाही और सामंत व्यवस्था का उन्मूलन शामिल था, इनका उद्देश्य था। राजस्थान क्योंकि भारत की 562 देसी रियासतों में से 22 रियासतों का घर था, अतः देसी रियासतों में राजनीतिक चेतना ब्रिटिश भारत के अनुसरण पर निर्भर करती थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता के साथ अप्रत्यक्ष संबंध था और राजशाही व्यवस्था, जो सामंतवादी पद्धति पर आधारित थी, स्थापित बने रहने के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं ब्रिटिश भारत की तुलना में काफी कम थी। फिर भी जो कारण ब्रिटिश भारत में उत्पन्न हो रहे थे, देर सवेर राजस्थान में भी पहुंच रहे थे और यहाँ पर भी मध्यम वर्गीय आंदोलन, जो शासकीय सत्ता के वैधानिक बंटवारे पर आधारित थे, पनप रहे थे। इन कारणों में
सबसे पहले हम पाश्चात्य शिक्षा को लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के केंद्रीय शासित प्रदेश में ही हुआ, अन्यत्र बहुत ही न्यून रूप में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ। अजमेर मेरवाड़ा के केंद्रीय शासित प्रदेश में यह पाश्चात्य शिक्षा मिशनरी शिक्षा के रूप में और राजकीय शिक्षा के रूप में पनपी। 1931 की जनगणना में वहां पर शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत 1 था, लेकिन शिक्षा कुछ लोगों में पनप रही थी और ये शिक्षित लोग राजस्थान में राजनीतिक जागृति के उदय के प्रति उत्तरदायी सिद्ध हुए। जैसा कि आप देखते हैं कि 1920 के दशक के पश्चात जो राजनीतिक जागृति विभिन्न संगठनों के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न राज्यों में दिखाई दी, उनके नेता पढ़े लिखे लोग ही थे। जैसे कि बिजोलिया आंदोलन के नेता माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जयपुर में जनजागृति के नेता कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, जोधपुर में जयनारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा आदि लोग, अलवर में मास्टर भोलानाथ आदि लोग पढ़े लिखे लोग थे। अतः 20वीं शताब्दी में राजस्थान में पनपी शिक्षा ने राजनीतिक जागृति को बढ़ाने में योगदान दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरे कारण के रूप में हम आवागमन और संचार के साधनों को लेते हैं। यह आवागमन और संचार के साधनों का विकास ब्रिटिश सत्ता के साथ राजपुताना के राजाओं के संपर्क के बदौलत एक समन्वित नीति के परिणाम स्वरूप हुआ था और राजस्थान के कुछ बड़े नगर ब्रिटिश भारत के कुछ बड़े नगरों से जोड़े जा रहे थे तथा डाक और तार प्रणाली का विकास हो रहा था। रेलवे, सड़क मार्ग, डाक और तार के विकास ने राजस्थान के लोगों को जोड़ने का कार्य किया और इससे राजनीतिक जागृति और सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रसार में सहायता मिली। तीसरे कारण के रूप में हम मध्यम वर्ग की भूमिका को ले सकते हैं। यह मध्यम वर्ग वही वर्ग था जो कमोबेश शिक्षित था। जैसे कि हमने पाश्चात्य शिक्षा के बिंदु के अंतर्गत भी बात की, जो जो नेता किसान आंदोलनों अथवा प्रजामंडल आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, वे मध्यम वर्ग से ही आते थे। जैसे कि जोधपुर में मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध जयनारायण व्यास, अलवर के मास्टर भोलानाथ, जयपुर के हीरालाल शास्त्री, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा, ये सब मध्यम वर्ग के लोग थे। चौथे कारण के रूप में हम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और साहित्य की भूमिका को ले सकते हैं। जैसे जैसे राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता की पैठ बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप साहित्य में विरोध भी परिलक्षित हो रहा था। जैसे कि सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई को लीजिए, जिसमें लिखा गया था, इलाने देनी आपनी हालरिये हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। अपनी धरती को नहीं देना है, माता अपने पुत्र को पालने में ही सिखा रही है कि मरना श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि आप पराधीन हो जाएं। इसके अलावा यह सर्वविदित है
कि केसरी सिंह बारहट के चेतावनी रा चुंगटिया नामक दोहों ने उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह को करजन के समय आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में जाने से रोक दिया था। इस तरह लोक साहित्य राजस्थान में अंग्रेजी विरोध को हवा दे रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं भी निकलने लगे, जहां पर शासकों की निरंकुशता, सामंतवाद और ब्रिटिश की टिहरी गुलामी की आलोचना की जाने लगी। ये अखबार 20वीं शताब्दी में उस समय बढ़ गए जबकि आंदोलनों ने मुख्य धारा का रूप ले लिया। जैसे कि बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे थे जो या तो किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा निकाले जाते थे अथवा किसी राजनीतिक नेता के अंतर्गत निकाले जाते थे। जैसे कि राजस्थान सेवा संघ, जो कि 1919 में वर्धा में जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी आदि लोगों को केंद्र में रखकर महात्मा गांधी के प्रेरणा से गठित किया गया था और 1920 में अजमेर स्थानांतरित हो गया था, ने क्रमशः राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे अखबार निकाले। इन अखबारों में राजस्थान में राजाओं की निरंकुशता और सामंतवाद की कड़ी आलोचना की जाती थी। इसके कारण इन्हें प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें नाम बदलकर पुनः उसी अखबार को पुनः प्रकाशित करना पड़ा। राजस्थान में किसान आंदोलनों को गति प्रदान करने और राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव पैदा करने में समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका रही। ऐसा ही 20वीं शताब्दी के प्रजामंडल आंदोलनों के संदर्भ में भी कह सकते हैं। जयपुर से लोकवाणी निकलता था, जोधपुर से प्रभात निकलता था, रामनारायण चौधरी के उत्तरदायित्व में दैनिक नवज्योति अजमेर से निकाला गया। ये सब मुख्य धारा के अखबार थे जो कि राजस्थान में राजनीतिक आंदोलनों के प्रसार के उद्देश्य से ही निकाले गए थे। अतः इन अखबारों ने राजस्थान में राजनीतिक जागृति को फैलाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। 1914 से 1919 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय सेना ने भाग लिया। विदेशी भूमि पर अधिक स्वतंत्र तथा जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखकर ये भारत लौटे और भारत में अपनी व्यवस्था की तुलना विदेशी व्यवस्थाओं से करने लगे, जिसके फलस्वरूप ये राजनीतिक चेतना के वाहक बने। ये प्रथम विश्व युद्ध का सकारात्मक परिणाम हुआ, जबकि यह युद्ध जनतंत्र की रक्षा के लिए ही लड़ा गया था, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय शासकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का नकारात्मक परिणाम यह निकला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वार टैक्स के रूप में एक नया टैक्स लागू किया गया। इस समय बिजोलिया का किसान आंदोलन चल रहा था और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बिजोलिया के किसान आंदोलन ने जो गति पकड़ी, उसके पीछे शासक द्वारा लगाया गया युद्ध कर भी उत्तरदायी था। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने जो आर्थिक तनाव उत्पन्न किया, जिसका परिणाम अंततः जनता पर पड़ा, ने भी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का कार्य किया।
अगले कारण के रूप में हम प्रवासी मारवाड़ियों की भूमिका को ले सकते हैं। प्रवासी मारवाड़ी मध्य युग से ही राजस्थान से बाहर मारवाड़ियों के जाने की परंपरा थी, जो ब्रिटिश काल में बढ़ गई थी। पर्याप्त धन कमाने के कारण प्रवासी मारवाड़ी अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे और जन कल्याण तथा शिक्षा के कार्य करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलनों को दान देते रहे। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गांधी के द्वारा जमनालाल बजाज, जो कि उनके पांचवें पुत्र कहलाते थे, को राजस्थान का नेतृत्व सौंपा गया था। यानी राजस्थान में होने वाली कार्यवाहियां जमनालाल बजाज और उसके माध्यम से गांधी के निर्देशन में की जानी थी। इसके अलावा अनेक मारवाड़ी व्यापारी थे जो कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलनों से, गांधीवादी विचारधारा से खुले रूप में जुड़े रहे, जिन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, अनाथालय स्थापित किए, अस्पताल खुलवाए और राजनीतिक आंदोलनों को दान दिए और इस तरह से राजनीतिक आंदोलनों को पोषित करने वाले महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में बने रहे। इन मारवाड़ी प्रवासियों के द्वारा दिए गए दान ही मुख्यतया राजनीतिक आंदोलनों के पीछे पोषक तत्व का कार्य कर रहे थे। राजस्थान के पड़ोस में विद्यमान, खास तौर से ब्रिटिश भारत के प्रांतों में चल रही गतिविधियों का राजस्थान की राजनीतिक जागृति पर महती प्रभाव पड़ा। जैसा कि हमने कहा कि राजस्थान में होने वाली राजनीतिक चेतना ब्रिटिश भारत का ही अनुकरण कर रही थी। जैसे कि राजस्थान के अनेक नेता, पुरुष और महिलाएं दोनों, राजस्थान के बाहर के प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थाओं में पढ़े लिखे थे, जो पुनः अपने भूमि को लौटकर राजनीतिक चेतना में लीन हो गए थे। इसके अलावा अनेक बाहरी व्यक्ति भी थे जो कि कांग्रेस के द्वारा अथवा अन्य संगठनों के द्वारा राजस्थान में राजनीतिक आंदोलनों अथवा रचनात्मक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए नियुक्त किए गए थे। इस कारण से पड़ोसी राज्यों में पनप रही राजनीतिक चेतना निश्चित ही राजस्थान में पनप रही राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में योगदान दे रही थी। अगले कारण के रूप में हम दयनीय आर्थिक अवस्था, जो कि यहाँ की जनसंख्या जिसका मुख्य भाग किसानों से बनता था, कि दयनीय आर्थिक अवस्था को लेकर थी। सामंतवादी व्यवस्था में वैसे ही किसान वर्ग केवल जीवन निर्वाह पर आधारित था। राजपुताना के शासकों के ब्रिटिश संरक्षण में चले जाने के पश्चात यहाँ पर आर्थिक तनाव बढ़े, जिनका प्रभाव अंततः यहाँ की जनता पर पड़ा। इसके उदाहरण के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिजौलिया का किसान आंदोलन है। बिजौलिया के किसान आंदोलन के होने के पीछे यहाँ पर चलने वाली 84 लाग बागें थी और यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि किसानों पर लगाई जाने वाली लाग बागों की संख्या में राजपुताना के शासकों के द्वारा ब्रिटिश संरक्षण ग्रहण करने के पश्चात पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई थी। अतः यहाँ की जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति, जिसने उन्हें आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, किसान और आदिवासी आंदोलन। इसके पश्चात ये किसान और आदिवासी 20वीं शताब्दी के
मुख्य धारा के प्रजामंडल आंदोलनों के सामाजिक आधार बने। इनके पीछे इनकी दयनीय आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा कारण थी। अंतिम तथ्य के रूप में हम राजस्थान में राजनीतिक आंदोलनों को चलाने के लिए अथवा किसान और जनजातीय आंदोलनों को चलाने के लिए ब्रिटिश भारत में स्थापित किए गए कुछ संगठनों का योगदान ले सकते हैं। ये ब्रिटिश भारत में स्थापित हुए, तदुपरांत राजस्थान में भी स्थानांतरित हो गए अथवा इनकी शाखाएं यहाँ पर खोल ली गई। इन संगठनों में सर्वप्रथम राजस्थान सेवा संघ था, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा में महात्मा गांधी के निर्देशन में की गई थी। राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य जागीरदारों और किसानों के संबंधों में सुधार करना था। दूसरे शब्दों में राजस्थान सेवा संघ ने ही बिजोलिया बेंगू के किसान आंदोलनों का संचालन किया था। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में हुए आदिवासी आंदोलनों में भी राजस्थान सेवा संघ की भूमिका रही थी। अतः राजस्थान में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले और रचनात्मक कार्य करने वाले संगठनों के रूप में राजस्थान सेवा संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 1919 में ही मध्य राजपूताना तथा मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। इस सभा का उद्देश्य अजमेर में इसका कार्यालय रखा गया। राजपूताना और मध्य भारत सभा का उद्देश्य राजस्थान में कांग्रेस की गतिविधियों को फैलाना था। इस सभा के नेतृत्व में राजस्थान में अनेक आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए गए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठनों में बंबई में 1927 में स्थापित किया गया अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद था, क्योंकि 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने देसी रियासतों में चलने वाले आंदोलनों की सक्रिय जिम्मेदारी न लेने का प्रस्ताव पारित किया था। अतः देसी रियासतों में होने वाली राजनीतिक जागृति को दिशा देने के लिए नेतृत्व संगठन के रूप में 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य देसी रियासतों में शासकों के नेतृत्व में वैधानिक शासन की स्थापना करना था। इसी संगठन के साथ भविष्य में राजस्थान के सभी राज्यों में खुले हुए प्रजामंडल आंदोलन जुड़े तथा ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ तालमेल के माध्यम से ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों में चलने वाले आंदोलनों में सामंजस्य स्थापित किया गया। इस प्रकार ये तीनों ही संगठन वे संगठन थे जहां से राजनीतिक जागृति प्रारंभ भी हुई तथा जिन्होंने राजनीतिक जागृति को उसकी परिणति यानी राजस्थान के भारतीय संघ के रूप में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने को संभव बनाया। इस प्रकार से हमने 20वीं शताब्दी में राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारणों का अध्ययन किया। ये कारण कुछ 19वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे, जबकि किसान और आदिवासी आंदोलनों की शुरुआत हुई। कुछ कारण 20वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए जो राजनीतिक चेतना को बढ़ाते रहे और अंततः राजस्थान के एक संघीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आने तथा राजशाही और सामंतवाद के पतन के लिए उत्तरदायी बने। धन्यवाद।